बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो सिविल जज की तैयारी के हवाले से है। जो पहला क्वेश्चन कि सिविल जज की तैयारी किस तरह करें, कब स्टार्ट करें। अगर हम पंजाब को फोकस करें, जो लोग पंजाब में अपेयर होना चाहते हैं लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से, तो उनको एटलीस्ट एक चीज़ अब पता चल गई होगी लास्ट 2 टाइम्स जो सिविल जज एस्पिरेंट्स के साथ हुआ। पिछले साल 2022 के अंदर सिर्फ 2 महीने का टाइम दिया गया और उसके बाद पेपर ले लिए गए। इस बार सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया गया और पेपर ले लिया गया। बहुत से लोग जो इस इंतज़ार में होते हैं कि जी एडवर्टाइजमेंट आएगी, 4 से 5 महीने का गैप होगा, हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, पेपर दे देंगे और उसको क्लियर कर लेंगे। हत्ता कि वो लोग तो रहे ही रहे, उसके अलावा वो तमाम लोग जो ये सोचकर बड़े सुकून से तैयारी कर रहे थे कि जब एडवर्टाइजमेंट आएगी 3-4 महीने का गैप होगा, हम उसको रिवाइज़ करेंगे और तैयारी को कंप्लीट करने के बाद पेपर दे देंगे। इस बार बहुत अच्छे स्टूडेंट्स वो सिर्फ इसलिए अपेयर नहीं हुए कि वो रिवाइज़ नहीं कर पा रहे थे, उनके पास टाइम नहीं था और उन्होंने ड्रॉप कर दिया। रीज़न क्या थी? रीज़न यही थी कि जी देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे। अभी जो नेक्स्ट न्यूज़ है पंजाब के हवाले से इम्तिहान के लिए, तो वहाँ पे अगेन एक चीज़ जहन में रख लें कि जो लाहौर हाई कोर्ट के बारे में सुनने के लिए आ रहा है वो यही है कि नवंबर दिसंबर। अब लॉजिकली तो ये है कि जब तक इस इम्तिहान का रिज़ल्ट नहीं आएगा उस वक्त तक एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी। बट ऑन द अदर हैंड जो रजिस्ट्रार ऑफिस से हमें पता चला वो यही है कि किसी भी तरह अक्टूबर नवंबर में ये जितनी भी अपॉइंटमेंट्स इनको फाइनलाइज़ कर दिया जाएगा और बड़े शॉर्ट नोटिस पे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स अनाउंस होकर इसी तरह उसका इम्तिहान ले लिया जाएगा। तो उसमें अब मैक्सिमम 5 से 6 महीने का टाइम स्पैम है आप लोगों के पास जो अभी अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि जो एक पीसफुल तरीके से अगर कोई बंदा बैठा है और कह रहा है कि जनाब जब इम्तिहान आएगा, जब रिज़ल्ट आएगा देखेंगे। अगर आपको इन लोगों का पता हो जिनके अभी इम्तिहान हुए हैं, तो फाइनल नोटिफिकेशन 1 हफ़्ता पहले ही आया था, उसके फ़ौरन बाद एडवर्टाइजमेंट आई और महीने के अंदर पेपर हो गए। तो लिहाजा वो तमाम लोग जो इस बार इसलिए पेपर नहीं दे सके कि जी हम अगले साल पेपर देंगे तैयारी करने के बाद, या वो लोग जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं और इस चीज़ के लिए बैठे हैं कि हमने नेक्स्ट ईयर इसकी तैयारी करनी है, तो बजाय इसके कि वो अपना टाइम मज़ीद ज़ाया करें, वो क्या करें, वो अपनी तैयारी अभी से उसका आगाज़ करें और उसको स्टार्ट करें, इंतज़ार ना करें। दूसरी बात कि तैयारी किस तरह करनी है। तैयारी के लिए सबसे पहली चीज़ है आपके पास रेलेवेंट मटेरियल का होना। अब रेलेवेंट मटेरियल इसके लिए क्या है, और उसके बाद पेपर के हवाले से एक तरीके से तैयारी स्टार्ट करनी। रेलेवेंट मटेरियल के लिए जो 2 बहुत मेन एसेंशियल्स हैं, एक आपके पास बाई ऑल मीन्स सिविल मेजर एक्ट होना चाहिए और एक आपके पास क्रिमिनल मेजर एक्ट। ये 2 एसेंशियल बुक्स हैं, ये ज़रूर, और कोशिश यही हो कि ये होनी चाहिए अप टू डेट 2023 का एडिशन होना चाहिए। इससे पुराना कोई भी एडिशन अगर है तो उसको चेंज कर लें। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाएगा कि सर ये किस पब्लिशर का लें। अगर तो थोड़ी सी बचत करनी है तो आप PLJ का ले लें, क्योंकि आई थिंक 1500 to 1800 का आपको एक मेजर एक्ट PLJ का मिल जाएगा। और उसके हवाले से मैं आपको नंबर भी बता देता हूँ, जो लोग यहाँ से मंगवाना चाहें तो होम डिलीवरी भी यहाँ से मूव कर लेंगे। बट अप टू डेट, और लेकिन बेहतर की अगर बात करें, ये है सस्ता, गुजारा कर जाएगा। बेहतर की बात करें तो अल कानून जो M महमूद साहब का है। ओवरऑल यहाँ पर जो केस लॉ की सिलेक्शन है वो बहुत मैटर करती है। और मोर ओवर जो आपके कुछ प्रीवियस पेपर्स में अगर आप प्रोपोजिशंस देखें तो वो प्रोपोजिशंस आपको M महमूद के मेजर एक्ट के अंदर जो केस लॉज हैं उनसे आई नज़र आएंगी। तो इट मीन्स के जो M महमूद का मेजर एक्ट है, सिविल या क्रिमिनल, ये दोनों आपको चाहिए होंगे। इसके अलावा फ़िलहाल कोई और किताब, कोई और बेयर एक्ट, उनको छोड़ दें आप। अगर ये थोड़ा सा आपको लगता है कि जी बल्कि है, उठाने में मसला होगा, तो फिर आप इनके बेयर एक्ट्स ले लें। लेकिन बेयर एक्ट इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि बेयर एक्ट में कमेंट्री नहीं होती। और याद रखने के एक आपको अभी से मैं गोल्डन प्रिंसिपल बता दूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ याद करना चाहें तो मेरे ख़्याल में हाफ़ज़े के लिहाज से हमारे पास जो सबसे बेहतरीन लोग हैं वो कौन हैं? हुफ़ाज़ कराम। आप देखते हैं कि वो कुरान पाक किस तरह, हम कभी भी 2 से 3 सफ़े अगर याद करना चाहें
तो क्या हम याद कर सकते हैं कि इस एम आर की गलती के बगैर एज़ इट इज़ 2 या 3 सफ़े इंग्लिश के तैयार हो जाएं? कर लेंगे। हो सकता है कि 10 दिन बाद भी लिखेंगे तो कोई ना कोई गलती उसमें आ ही जाएगी। बट जब आप किसी हाफ़िज़ कुरान को देखते हैं तो वो बग़ैर किसी ज़ेर ज़बर की गलती के क्या करता है, वो पूरे का पूरा जो कुरान पाक है उसको याद रखता है। उसके पीछे रीज़न क्या होती है? मैं हमेशा एक चीज़ बच्चों को सिखाता हूँ कि आप कभी किसी हाफ़िज़ कुरान को ख़ास तौर पे तरावी के अंदर उसको तिलावत करते देख लें। वो किस तरह तिलावत करता है? उसकी आंखें बंद होती हैं और वो ऐसे चल रहा होता है, और फिर अचानक उसको झटका लगता है, फिर वो ऊपर जाता है, फिर वो ऐसे करने लग जाता है। ये क्या है? क्या ये दर हकीकत जब वो आंखें बंद करता है तो उसके सामने वो कुरान पाक उसका अक्स होता है, और वो लफ्ज़ उसकी लाइन पे देखकर जैसे पढ़ो वो इस तरह पढ़ रहा होता है। और जब सफ़ा ख़त्म होता है तो फिर वो किधर जाता है? फिर वो अगले पेज पे चला जाता है। और मज़े की बात इस तरह कि यहाँ पे मैंने इसका तजर्बा भी किया। हमारे पाकिस्तान में जितने हुफ़ाज़ कराम है ना, इनको हम कहते हैं 16 सतरी हाफिज़। क्या कहते हैं? 16 सतरी, 16 लाइन्स के कुरान पाक पे ये हिफ्ज़ करते हैं। तकरीबन पूरा पाकिस्तान ऐसा ही है। और अगर आप किसी ऐसे हाफिज़ को जिसने 16 लाइन्स पे हिफ्ज़ किया, उसको आप रिवीजन के लिए कभी 12 लाइन वाला कुरान पाक दे दें, वो पूरा कुरान पाक भूल जाएगा। आप तजर्बा करके देख लें। क्यों? क्योंकि उसने दर हकीकत लफ्ज़ को उसकी जगह पे याद रखा होता है। जब लाइंस डिस्टर्ब होती हैं तो लफ्ज़ की क्या हो जाती है? जगह डिस्टर्ब। अब ये यहाँ पे आपको बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि आज आपके पास बुक हो, एक मेजर एक्ट आपने लिया हो, और उसके ऊपर आप हाइलाइटर के साथ चीज़ों को हाईलाइट करें, साथ अहम पॉइंट्स को उसी के ऊपर लिखें। तो कल को जब आप इम्तिहान में बैठेंगे तो आंख बंद करने पे आपको ये चीज़ इस तरह क्लिक करेगी कि हाँ, मैंने यार ये सेक्शन पेज पे लेफ़्ट साइड पे करके पढ़ा था, वहाँ पर ये लफ्ज़ लिखा हुआ था। तो वो क्लिक कर जाएगा फ़ौरन। आपको चीज़ें याद रखना निस्बतन आपके लिए क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी। तो एक सिंगल बुक आपने अभी जितना भी अरसा आपकी तैयारी का है, सिंगल बुक अभी से अपने लिए फ़ाइनलाइज़ करें, और उसी सिंगल बुक के ऊपर आप अपना क्या करें, सारे का सारा जो मामला है पढ़ाई का वो करें। और इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर अंदर जो लोग अगले सेशन वाले हैं उनके लिए तो लाजमी तौर पर इंशाल्लाह हमारी अपनी बुक्स आना शुरू हो जाएंगी। और हमने उस बुक को नोटबुक के स्टाइल में मैंने तैयार करवा दी है कि हर सवाल के बाद, हर चैप्टर के बाद, हर पेज के बाद ब्लैंक पेज हमने छोड़ दिए ताकि आप अपने नोट उसी के ऊपर दे सकें। वही आपकी एक बाउंड फॉर्म में बुक होगी, वही आपका बेयर एक्ट होगा, वही आपका क्वेश्चन पेपर, और उसी के अंदर नोट्स होंगे, और उसी के अंदर आपके स्टूडेंट नोट्स जो आप अपने हाथ से लिखेंगे वो उसी के अंदर लिखे होंगे। तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी। जब तक वो नहीं है, सबसे पहले सिविल मेजर एक्ट और क्रिमिनल मेजर एक्ट, उसके बाद अगला। अब पेपर की तैयारी किस तरह करनी है, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है पेपर पैटर्न। अब पेपर पैटर्न जो है ये आपको पास्ट पेपर्स से पता चलता है। और एक चीज़ क्लियर कर लें, जुडिशरी के अंदर उसके पास इतना ज़्यादा मार्जिन है कि कभी भी वो किसी भी ऐसे पेपर को रिपीट नहीं करता जो कि क्या हो, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका हो। जनरल अभी भी जो सवाल आ रहे हैं ये रिपीटेड नहीं है। जो पिछले आपके न्यू पैटर्न की अगर हम बात करें पंजाब में 2017, उसके बाद 19, फिर 2020, 2022 और अभी 2023, ये प्रीवियस थे। और ये अभी के पेपर आप लोगों के लिए ये भी प्रीवियस पेपर में इंक्लूड हो जाएंगे। अगर आप ये 5 के 5 साल के पेपर देखें तो आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर नज़र आएगी, और वो ये होगा कि रेपिटेशन नहीं है। तो फिर हम पास पेपर को क्यों देख रहे हैं? पास पेपर इसलिए नहीं देखा जाता कि आप उससे तैयारी करें, बल्कि आपको ये पता चलता है कि आपने तैयारी करनी किस तरह की है, और कैसे सवाल तैयार करने हैं, और कैसे सवाल आपने तैयार नहीं करने। तो पास्ट पेपर रिवील क्या करते हैं? अब इसमें 2-3 मिथ चल रही हैं। अक्सर अकेडमीज़ के पास जाएं तो पहली अनाउंसमेंट होती है कि जी हमारे पास नोट्स हैं, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे और आप बस उसको याद करें तो आप जज बन गए। आप ऐसा करें, इस टाइम क्योंकि पेपर हो रहे हैं, आप किसी भी दिन, कल, परसों, तरसों, जो पेपर है, सिविल जज का परसों पेपर है, आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर चले जाएं और पेपर करके आने वाले लोगों से ख़ुद पर्सनली पूछें कि जनाब कोई नोट्स का फ़ायदा हुआ? तो जवाब होगा नो, कोई एक सवाल भी नोट्स से अटैच नहीं हुआ। अच्छा, फिर क्या बेयर एक्ट का फ़ायदा हुआ? तो जवाब है नो। जब बेयर एक्ट का फ़ायदा नहीं है, नोट्स का फ़ायदा नहीं है, तो फिर फ़ायदा किस चीज़ का है? क्या करना चाहिए?
इनफैक्ट फ़ायदा इस चीज़ का है, आपको पास पेपर ये रिवील करते हैं कि वो शख्स जो इनफैक्ट एप्लीकेशन ऑफ द लॉ जानता है, और लॉ अप्लाई कहाँ पे होता है, आपके कोर्ट्स के अंदर, जिसको लॉ की समझ है, सिर्फ उसने डायरेक्ट याद नहीं किया बल्कि वो चीज़ों को क्या करना जानता है, इंटरलिंक करना जानता है और उनकी एप्लीकेशन जानता है। आपने पूरी CRPC पढ़ ली, उसने सवाल दिया कि ये सर्कमस्टांसेस हैं, इनमें चार्ज फ्रेम करके बताएं। अब चार्ज फ्रेम करना तो एक प्रैक्टिकल, हमने तो पढ़ा था कंटेंट्स ऑफ चार्ज क्या है, अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज क्या है, जॉइंडर ऑफ चार्ज क्या है। जब तक आप चार्ज फ्रेम करना नहीं पढ़ेंगे फ़ायदा नहीं हुआ। आपने पूरी CPC पढ़ ली, याद कर ली, नोट्स याद कर लिए। उसने कहा ऐसा करें जी, ये सिचुएशन दे दी है, इसके ऊपर एक ऑर्डर ज़रा लिख कर दिखाएं कि क्या ये ऑर्डर मेंटेनेबल है या नहीं। या किसी भी सूट के हवाले से उसने कोई चीज़ आपसे ऐसी पूछ ली, जैसे अभी फैमिली कोर्ट एक्ट के हवाले से सवाल आ गया कि आप ये बताएं कि जो खुला का जो ये वाला दावा, ये फ़ैसला ठीक है कि गलत है। तो मीन्स आपने जज बन के जज करना है इस किस्म के सवालात। तो फिर वो कैसे आएंगे कि बेयर एक्ट का थारो नॉलेज तो हो। पहला स्टेप तो है ही यही कि आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए, तमाम बेयर एक्ट्स की प्योर अंडरस्टैंडिंग हो, फिर वो आपको याद हो और फिर आपको पता हो कि किस तरह किसको अप्लाई करेंगे। और एप्लीकेशन आपको कौन बताएगा, हाई कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर्स। इस बार हम पढ़ने का पैटर्न थोड़ा चेंज कर रहे हैं, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे कि जब भी कोई मेजर लॉ पढ़ेंगे, जैसे CPC पढ़ेंगे, तो CPC के साथ साथ हम हाई कोर्ट के जो रूल्स एंड ऑर्डर्स का वॉल्यूम 1 है, जो पर्टिकुलरली इसी के साथ रिलेटेड है, उसको हम CPC के साथ पढ़ेंगे। इसी तरह वॉल्यूम 3 है, वॉल्यूम 3 को हम CRPC के साथ पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, ताकि हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिले कि ये इसकी ट्रू एप्लीकेशन कहाँ पे है। वो आपने एक सुना होगा कि जी बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे यहाँ थ्योरी एंड प्रैक्टिस में। इनफैक्ट देयर इज़ नो डिफरेंस। ये डिफरेंस उस वक्त होता था जब लोग LLB करते थे 2 साल का, ना वहाँ पर सिविल प्रोसीजर पढ़ाते थे, ना क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़ाते थे, ये सब कुछ आता था प्रैक्टिस के अंदर। तब कहा जा सकता था थ्योरी कुछ और है और प्रैक्टिस कुछ और। जब आप लोगों ने लॉ किया तो आपने CPC पढ़ी, CRPC पढ़ा, लिमिटेशन, कानून शहादत ऑर्डर, लीगल ड्राफ्टिंग, क्या पार्ट 3 में पढ़ के आए कि नहीं आए? सब लोग पढ़ के आए। तो क्या अदालत में कोई भी दरख्वास्त इससे हटके है? कुछ भी इससे हटके नहीं है। जो स्लाइट चेंज है वो इसलिए है कि हमने एक बहुत एसेंशियल चीज़, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स नहीं पढ़े। इनफैक्ट जो अदालत में मज़ीद चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं वो किसके अकॉर्डिंग होती हैं? हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग होती है। तो जब आप हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये जो हमारे प्रोसीजरल लॉज हैं ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किस तरह होते हैं। और इनफैक्ट हमने जो चीज़ सीखनी है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ही सीखनी है। बट ये सारी चीज़ें किस वक्त आएंगी कि जब फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ग्रिप होगी बेयर एक्ट्स के ऊपर कंसेप्चुअली। आपको कोई किसी भी वक्त पूछे कि जी बताएं फ़लाँ कंसेप्ट क्या है, तो आप एटलीस्ट वो कंसेप्ट ऑन द स्पॉट क्या कर सके, उसको बयान कर सकें। डिफरेंट प्रोपोजिशन की सूरत में सिर्फ अगर आप इतना कर लें कि पास पेपर की हर प्रोपोजिशन आप उसको सर्च कर लें किसी भी किताब से, तो ये आपकी बहुत बड़ी सक्सेस होगी। तो लिहाजा हम करेंगे भी यहाँ पे क्या कि हम जब कोई भी एक्ट पढ़ेंगे उसके पास पेपर के तमाम क्वेश्चंस और प्रोपोजिशंस उनको सर्च आउट करेंगे। इसलिए सर्च आउट नहीं करेंगे कि ये आगे हमारी तैयारी हो रही, वो तैयारी नहीं हो रही। हमने जो तैयारी करनी है वो बेयर एक्ट ही है, लेकिन हम इससे थोड़े से फेमिलियर होंगे कि इम्तिहान का क्वेश्चन किस तरह आएगा और कोई भी सवाल उसका जवाब किस तरह तलाश किया जाएगा, ये हमारा यहाँ का पैटर्न होगा। तो उसके अंदर दूसरी चीज़ आप ये अरेंज कर लें, पेपर पैटर्न के लिए हम जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, हम उस सब्जेक्ट के जितने पास्ट क्वेश्चंस आए हैं पहले ही दिन उनको इवेलुएट करेंगे और फिर जब सब्जेक्ट ख़त्म करेंगे तो फिर आपसे मैं उनके जवाब मांगूंगा। मींस मैंने आपको उन सवालों के जवाब देने नहीं हैं। पहले दिन मैं आपको सवाल बताऊंगा, फिर 2, 3, 4 जितना उसका रेलेवेंट मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी बेयर एक्ट को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद आपका ये काम होगा कि आप मुझे ट्रेस करके सिर्फ दें कि इस सवाल पे कौन सा सेक्शन इम्प्लीमेंट होगा और कौन सा सेक्शन इम्प्लीमेंट नहीं होगा। आपका सिर्फ इतना काम होगा। जब आप उसकी सर्चिंग असाइनमेंट बनाकर लाएंगे फिर मैं आपको उसके जवाब जो नोट्स की शक्ल में होंगे वो दूंगा, ताकि आपको ये पता चले कि आपने जो काम किया वो ठीक था या नहीं था। सिविल जज जो लोग इसको पैसिव स्टडी समझते हैं, ट्रेडिशनल क्लास स्टडी समझते हैं,
वो कभी कामयाब नहीं होते। ये एक एक्टिव कोलैबोरेटिव स्टडी है जिसमें मुझसे ज़्यादा आपने काम करना है। किस तरह करना है कि टीचर गाइड करेगा, जिस स्टूडेंट को शौक़ होगा, जो टीचर से एक स्टेप आगे चल रहा होगा वो कामयाब होगा। यहाँ पर आपने मेरे पीछे नहीं चलना कि मैं कुछ पढ़ाऊँगा तो आप जाके पढ़ेंगे, बल्कि जो मैंने चीज़ पढ़ानी होगी आप वो मुझसे पहले पढ़ के आएंगे। और उसका तरीक़ाकार क्या है कि आप पढ़ के आए हैं या नहीं पढ़ के आए, उसका सिंपल तरीक़ाकार ये है कि आप जिस दिन जो चीज़ मैंने पढ़ानी होगी आप उसकी वन लाइनर असाइनमेंट हर शख्स बाय आल मीन बना के आएगा। जो बना के आएगा वो क्लास में बैठेगा, जो बनाकर नहीं आएगा वो उस वक्त तक सामने वाले कमरे में बैठ के असाइनमेंट बनाएगा जब तक वो कंप्लीट करके उसको लेना आए। वो क्लास उसकी उस दिन की ज़ाया हो जाएगी। तो अगर आपने क्लासेस को इन टाइम करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ कि कल मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आपके जो है वो पहले 4 सेक्शन पढ़ाने हैं, तो आपके 2 पेज ऐसे होंगे, मिनिमम 2 पेज की असाइनमेंट होगी जिस पे जो आपने ख़ुद से समझा होगा वो आप लिख कर लाएंगे। तो अब उसमें सवाल तो ये आता है कि फिर सर हम आपके पास क्यों आ रहे हैं, कि आप लोगों ने LLB नहीं किया। LLB का मतलब यही है कि आपने लॉ को क्या किया है, पढ़ा है। तो जो चीज़ आपको मैं करवाना चाह रहा हूँ, मैं ये तो समझाना चाह ही नहीं रहा, समझाना तो मेरा काम है। तो असाइनमेंट पहले क्यों दे रहा हूँ, सिर्फ इसलिए मैं दे रहा हूँ कि आपको इतना पता चले कि आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही। आप अपने माइंड में क्वेश्चन क्रिएट करके मेरे सामने आकर बैठें, जब मैं क्लास पढ़ाने लगूं तो वो चीज़ आपके सामने हो और आपके उस बेरेक्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाओ कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई थी, मैंने ये क्लैरिफाई करनी है। और वो क्लैरिफाई कब हो, जब मैं आपको पढ़ाऊं। और अगर ना हो तो आप क्वेश्चन करेंगे ऑन द स्पॉट, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ मुझे पहले भी समझ नहीं आई थी जब मैंने पढ़ा, और जब सर ने पढ़ाया फिर भी मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। इसको क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। ऑन द अदर साइड मैं अगर कहूँ कि कल, तो कल क्या होगा, कल ये होगा कि पता नहीं आप पढ़ के आएँ ना पढ़ के हैं, उसको याद करके आएँ या याद करके ना आएँ, उसका कोई सर पाँव नहीं होगा। तो इसके लिए दूसरा जो एसेंशियल है आपका, इसमें कंजूसी वाला बंदा जो है वो कामयाब नहीं होगा। कंजूसी कोई नहीं करनी। ये समझ लीजिएगा कि जहाँ पर आपने सिविल जज अगर वाकई इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में बनना है ना, तो एक चीज़ क्लियर कर लें कि आपने जहन में फ़ोकस रखना कि अगर 1 महीने की तनख्वाह आपको 1 साल में लगानी पड़ती है, सिविल जज की तनख्वाह 2.25 लाख रुपये होती है, तो 1 साल में अगर आपको 2.25 लाख भी लगाना पड़े तैयारी पे, तो वो ज़्यादा नहीं है। खिचड़ी नहीं पकाएं, अभी से क्या करें, हर सब्जेक्ट के लिए जो आपने यहाँ पर क्या करना है, जो आपने यहाँ पर असाइनमेंट बनानी है, सेपरेट रजिस्टर आपका होना चाहिए। उस रजिस्टर के ऊपर आपके तमाम चीज़ें, ताकि कोई मिक्सअप ना हो जाए। अगर वो ज़्यादा बल्कि है, यहाँ पे रख के चले जाएं, कोई नहीं उठाएगा। सिर्फ वो ले जाएं जो अगले दिन के लिए आपका ज़रूरी है, उसको साथ ले जाएं। दिन में 2 सब्जेक्ट हम लेकर चलेंगे तो 2 रजिस्टर इतने ज़्यादा बल्कि भी नहीं होते। सेपरेट रजिस्टर, क्योंकि कल को जो चीज़ आपको तैयारी में मदद देगी वो आपका वो रजिस्टर होगा, जिससे आप किसी भी चीज़ की तैयारी अच्छे तरीके के साथ कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए सेपरेट रजिस्टर। डेली के लिए आपने क्या करना है, डेली के लिए ये करना है कि जो आपने नेक्स्ट डे पढ़ना है उसके लिए आप क्या करके आएंगे, पहले से क्या बना कर लाएंगे, असाइनमेंट। और पूरे वीक में जो पढ़ा होगा उसका पेपर ट्यूसडे को होगा, क्योंकि मंडे का मतलब क्या होता है, लोग आते नहीं हैं। और पेपर भी कब होगा, क्लास के दरमियान में होगा, क्योंकि अगर पेपर स्टार्ट में हो तो क्या होता है, लोग क्या करते हैं, पेपर के बाद आ जाते हैं। तो इस बार कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ पेपर के ऊपर या असाइनमेंट के ऊपर या इस तरह की कोई भी चीज़ जो आप लोग ड्रामे लगाते हैं, यहाँ से आप लोग तो वैसे भी अमेरिका से आते हैं दोनों, वो रास्ते में पता नहीं क्या कुछ हो जाता है, तो समंदर आता है तो मसले मसाइल हो जाते हैं। तो ये चीज़ें क्लैरिफाई कर लें जी। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। सिलेबस क्या है, किस तरह इसकी तैयारी करें, क्या करें और क्या ना करें। तो जहाँ तक बात है नोट्स की, तो वो हम आपको प्रोवाइड ज़रूर करेंगे, इसलिए कि आपके पास एक सफिशेंट मटेरियल आए। यहाँ पर एज इट इज़ सवाल नहीं आएगा। टॉपिक वाइज नोट्स देने का मकसद सिर्फ इतना सा होगा कि अगर उस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने मटेरियल वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है और क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, पुट करना। ये चीज़ हमने सिर्फ आपको सिखानी है कि बेरेक्ट और नोट्स, इन मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के जवाब में पुट किस तरह करना है। क्योंकि वहाँ पर जो स्टेटमेंट होगी ना, अभी आप पेपर देख लें, उसका जवाब तो एक लाइन में उसने आपसे मांगा है कि बताएं ये पॉसिबल है, सूट मेंटेनेबल है या नहीं। तो फिर हम उसको डिस्कस कैसे करेंगे, तो फिर हम उसको डिस्कशन के लिए बेरेक्ट के कौन से अल्फाज लिखेंगे, नोट्स की कौन सी चीज़ें लिखेंगे, क्वेश्चन मेकअप कैसे करेंगे, यही चीज़ें दर हकीकत है जो हमने आपको सिखानी होती हैं।
अगर आप लॉ पढ़ने में हमारे साथ कोलैबोरेशन करें और चीज़ों को कुछ खुद से पढ़ के आएंगे तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। 7 पेपर्स हैं आपके जनाब, जो इनिशियल स्टेप पे होते हैं पंजाब के हवाले से। 7 पेपर्स के हवाले से मेन चीज़ ध्यान में रख लें कि 4 पेपर लॉ के हैं और जो 3 पेपर हैं वो आपके जनरल सब्जेक्ट्स के हैं। जो लॉ के पेपर हैं उसमें जो पहला पेपर है आपका वो सिविल लॉ 1 का है, उसके बाद दूसरा पेपर है आपका सिविल लॉ 2 का, तीसरा पेपर आपका है क्रिमिनल लॉ का और चौथा जो पेपर है आपका वो जनरल लॉ का। लॉ के हवाले से 4 पेपर और 3 जनरल पेपर जो आपके हैं उसके अंदर उर्दू है, फिर उसके बाद इंग्लिश है और फिर उसके बाद जीके है। सिविल लॉ 1 की बात करें तो इसमें पहला मेन सब्जेक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के बाद यहाँ पर जो आपका इसका सिलेबस है पेपर 1 का, उसमें जो नेक्स्ट सब्जेक्ट्स हैं जो भी अमेंडेड 2022 का सिलेबस है, गार्डियन एंड वार्ड है, फिर लिमिटेशन है, गार्डियन एक्ट है, फिर उसके बाद लिमिटेशन है, उसके बाद फैमिली लॉज हैं, मुस्लिम फैमिली लॉ, उसमें से कोई भी वो चीज़ दे सकता है, और लास्ट पे इसमें है रेंटेड प्रेमिसेस। रेंटेड प्रेमिसेस जो पैटर्न इस बार का था वो तो बहुत आसान है, उसमें उसने कोई पोर्शन पार्टीशन नहीं बनाई बल्कि क्या कर दिया है, सिंपल इतना कह दिया अटेम्प्ट एनी 5। किस लिए कि अक्सर लोग क्या करेंगे, अगली बार ऑप्शन में चले जाएंगे कि जी ये छोड़ दो और इसको क्या करो आप कर लो, एनी 5 आते हैं। हरगिज़ नहीं, ये सिर्फ इस बार के लिए है। अगली बार क्या होगा, वो अपने पैटर्न पे वापस आ जाएगा और वो उसका पैटर्न क्या होता है कि अगर 1 2 3 4 5 तो हर लॉ में से कितना सवाल देगा, वो 2 और करने कितने होंगे, आपको 1 करना होगा। इस बार के अगर आप पेपर किसी ने देखा हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि जिसने नोट्स पढ़ा वो भी नाकाम, जिसने सिर्फ बेरक पढ़ा वो भी नाकाम, जिसने चीज़ को समझा और समझ के उसने उसको अप्लाई करना सीखा वो काम किया। अब ये अप्लाई करने वाला जो स्टेप है इसका हल क्या किया जाए, इसका हल ये है कि जो बच्चे फ़िज़िकली यहाँ पे रेगुलर हमारे पास आएंगे हम उनसे 6 महीने के अंदर, अगर इंशाल्लाह 6 महीने का टाइम हमारे पास होगा, हम उनसे 3 सिविल केस और 3 क्रिमिनल केस A to Z करवाएंगे प्रैक्टिकली। जो मेरे चैम्बर में आएंगे वो केसेस मैं क्या करूँगा उन बच्चों के ज़रिए से। इसमें ये नहीं सोचना कि ये काम तो मुंशी का है, क्योंकि हम सीखते ही इसी वजह से नहीं है कि जो प्रैक्टिस जहाँ से स्टार्ट होनी है वो हमने इनिशियल चीज़ें किसको दे दी हैं, मुंशी को दे दी हैं। अब क्योंकि मैं नॉर्मली प्रैक्टिस करता रहा पहले बलूचिस्तान में, अब अगर मैंने पंजाब में प्रैक्टिस शुरू करनी थी तो आज मैंने क्या किया कि यहाँ पर जाकर मैंने ख़ुद वो चीज़ अटेस्ट करवाई। उसका रीज़न ये है कि मैंने अगर आपको पढ़ाना है तो मैं उस वक्त पढ़ाऊँगा जब मैं आपको ये बताऊँगा कि फ़लाँ जगह पर ये बंदा बैठा होगा, वो आपको इसके ऊपर इस तरह की स्टैंप लगा कर देगा, उसके बाद आप ये चीज़ लेकर जाएंगे तो अदालत में ये बयान होगा। जबकि ये काम किसका था, मेरे क्लर्क का काम था, मैं उसको भेज देता, वो जाके कर लेता। बट क्यों किया कि अब पता चलेगा आपको कि हाँ अच्छा जो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि जनाब ये डॉक्यूमेंट के साथ आपने ये सेक्शन जो है वो आपका ऑर्डर 7 है, उसका ये रूल 13 का फॉर्म लगाना है, ये फ़लाँ फॉर्म आपने लगाना है। यहाँ पर तो सिर्फ आपने पढ़ा था, पेपर में भी उसने ऐसी ही चीज़ पूछी, बट प्रैक्टिकली क्योंकि आपने कभी किया नहीं था, आपको पता नहीं था। जब आप एक सिंगल दावा A to Z आप उसको फाइनलाइज कर लें, A to Z मीन्स फाइलिंग से लेकर उसकी अपील तक, आपको आधी CPC आ जाएगी। सिर्फ एक दावे के अंदर आपको 711 की समझ आ जाएगी, आपको ऑर्डर शीट्स की समझ आ जाएगी, आपको स्टे ऑर्डर लिखने की समझ आ जाएगी, आपको इशू फ्रेम करने की समझ आ जाएगी, जजमेंट लिखने की समझ आ जाएगी, ऑर्डर 41 CPC पूरा वो समझ आ जाएगा। तो आपको ऑर्डर 21 उसकी एग्जीक्यूशन, उसका प्रोसीजर, तो ये चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी जब आप ख़ुद से एटलीस्ट 3 केस। तो जो ऑनलाइन वाले बच्चे होंगे उनको हम क्या करेंगे कि जो जिस दिन की प्रोसीडिंग होगी उनके लिए हम वैसे ही क्या करेंगे, मूड सेशन के अंदर वो सेम चीज़ उसको रिपीट करेंगे और रिपीट करने के बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में उनको भी मिलती रह जाएगी ताकि वो लोग अपने घरों में बैठ के कर सकें। लेकिन कोर्ट जाए बग़ैर तैयारी पॉसिबल नहीं है। इसमें थोड़ी सी चीज़ ध्यान में रखें, चैम्बर ज्वाइन ना करें। चैम्बर ज्वाइन करने का मतलब है सुबह 9 बजे जाएंगे, शाम 4 बजे थके हुए आएंगे, ना पढ़ सकेंगे ना कुछ और कर सकेंगे। बट कोर्ट जाएँ। कोर्ट जाना और चैम्बर ज्वाइन करने में क्या फ़र्क है कि किसी का डेफिनेटली जो लॉ फील्ड में जितने भी लोग हो, किसी ना किसी को कोई भाई, फादर, चचा, मम्मा, ताया, कोई ना कोई ऐसा करीबी बंदा होता है
कि जो उनको क्या करता है, जो उनको आगे लेकर चल सकता है, केस के अंदर उनको साथ लेकर जा सकता है। अगर वो है तो ठीक है, नहीं तो आप वो कोई बंदा जो ऐसे जो कहता है जी बिल्कुल जी हमारा तो कोई सिस्टम है ही नहीं, तो मैं उनको केस दे देता हूँ। लेकिन ड्राफ्ट भी खुद करें, उसको जाके फाइल खुद करें, उसके साथ कौन सा फॉर्म लगा, अटेस्टेशन, वेरिफिकेशन, ऑब्जेक्शन कहाँ पे लग रहा है, ये चीज़ें जिस दिन आप सीखेंगे और हर जगह पे उसकी ऑर्डर शीट निकलवाएं। थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, देखने को तो ऑर्डर शीट पे 300-400-500 रुपये लग जाएगा, पर कल को वही सवाल आ गया तो। आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। मुझे भी याद है कि इवन अगर मुझे पेपर से आधा घंटा पहले पता चला कि जी फ़लाँ किताब में कोई एक ऐसा सवाल लिखा हुआ जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो अगर 1500 रुपये की किताब थी, तो चाहे वो 1500 मेरे पास खाने के थे, मैंने वो पे करके किताब पेपर से आधा घंटा पहले भी ख़रीदी। आज अल्लाह ने यहाँ पे खड़ा कर दी। पढ़ाई के मामले में कंजूसी नहीं कर रहे। यहाँ पर जो चीज़ें ज़रूरी हैं, एसेंशियल्स हैं, उनके बारे में ये मत सोचें। तो केस फाइल करें, उसकी ऑर्डर शीट्स जब निकलवाएंगे आपको वहाँ पे पता चलेगा कि ऑर्डर्स निकलते कैसे हैं। जब आप प्रोसेस सर्वर के ज़रिए से समन की तामील ख़ुद करवाएंगे, आपको ऑर्डर 5 की समझ आ जाएगी कि CPC का ऑर्डर 5 कहता क्या है, किस तरह समन की तामील होती है, किस तरह ये रजिस्टर्ड पोस्ट जाते हैं, किस तरह उसका एग्जामिनेशन होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कैसे आएंगी समझ आपको प्रैक्टिकल करने के बाद। तो जो सब लोग इस तैयारी को करना चाहते हैं, तो उनके लिए अगेन मैं क्या कहूँगा कि कोर्ट ज्वाइन करें। कोर्ट ज्वाइन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 4 to 5 कंप्लीट फाइल्स सिविल और क्रिमिनल आपके पास होनी चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, किसी भी वकील के दफ्तर में कभी कंप्लीट फ़ाइल नहीं होती, हम लोग रखते हैं ही नहीं। कंप्लीट फ़ाइल अगर आपको कभी कहीं से मिल सकती है, वो सिर्फ कोर्ट से मिलेगी, और वो भी उस वक्त के जब कोई फ़ैसला मुकम्मल हो चुका हो। लेकिन उस पर क्योंकि 3-4,000 रुपीज़ आजकल जो कॉपी चार्जेस हैं वो तो ज़्यादा हो चुके हैं। 150-200 पेज होता है, तो उसमें 3-4 हज़ार रुपये आपका लग जाता है। बट उसको हरगिज़ ये ना समझे कोई आप आपस में कंबाइन करके एक कापी निकलवा के बाकी जनरल फ़ोटो कापी करवा लें तो आप लोगों के लिए वो चीज़ कम कीमत में हो जाएगी। बट मौजूदा केसेस 1990 का केस उठाकर नहीं लाना। आजकल का जो न्यू प्रोसीजर का केस है, फिर उस पर ऑर्डर शीट पढ़नी है, ऑर्डर शीट के साथ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट को क्रॉस करना है, ऑर्डर शीट के साथ जो आपके एनेक्स डॉक्यूमेंट है उसको क्रॉस करना है, एक शॉर्ट ऑर्डर के साथ उस दिन का जो लॉन्ग ऑर्डर है उसको क्रॉस करके पढ़ना है कि हाँ इस दिन यहाँ पे क्या लिखा गया और वहाँ पे क्या लिखा गया। अब अगर आप जज बनना चाहते हैं तो थिंक लाइक अ जज, राइट लाइक अ जज। वो कैसे पॉसिबल होगा? जब आप जजमेंट पढ़ेंगे तो आपका हर जवाब जस्ट लाइक अ जजमेंट होना चाहिए। आप जजमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोर्ट इशू कैसे फ्रेम करता है। आपकी प्रोपोजिशंस जितनी भी पेपर में सारी क्या आ रही हैं, प्रोपोजिशंस आई है ना आज और कल में, तो प्रोपोजिशन को हल कैसे करना है? सब लोग पूछते हैं सर प्रोपोजिशन कैसे हल होती है। एवरी प्रोपोजिशन इज़ अ जजमेंट। आप उसको जजमेंट की तरह लिखते हैं, आप उसमें दो जो है वो आर्ग्यूमेंट डेवलप करने के बाद फाइनली कोर्ट को बताते हैं, जज को बताते हैं, अपने एग्जामिनर को बताते हैं कि जनाब ये इसका फाइनल जो डिसीजन है, क्वेश्चन का डिसीजन वो ये होगा। तो ये आपका तरीक़ाकार होता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एटलीस्ट 5 फाइल्स आपकी सिविल की और 5 फाइल्स आपकी क्रिमिनल की। रेंटेड प्रेमिसेस को समझने के लिए एक फ़ाइल रेंटेड प्रेमिसेस की ले लें, उसके बाद सिविल में आप बेशक मिक्स कर लें, 3+2 करें। 2 किसकी फाइल्स करें आप? फैमिली की। तो यहाँ पर अगला काम लिमिटेशन, वो मुकदमा उठाएं जिसमें लिमिटेशन सेक्शन 5 की दरख्वास्त दी हो और सेक्शन 5 की दरख्वास्त पे आर्ग्यूमेंट क्या हुआ था और कोर्ट का डिसीजन क्या था। ये चीज़ें कैसे समझ आएंगी? अदालत में जाने से। प्रैक्टिकली जाएं, वहाँ पर जाकर इन चीज़ों को क्या करें, समझें कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे है और ऐसे नहीं। गार्डियन एंड वार्ड की समझ कैसे आएगी? कोई एक मुकदमा उठाएं गार्डियन एंड वार्ड का, देखें सेक्शन 25 की एप्लीकेशन, देखें सेक्शन 7 की एप्लीकेशन, उसके ऊपर क्या ऑर्डर्स हुए, वहाँ से आपको मिलेगा वेलफेयर के लिए कोर्ट क्या चीज़ देखता है। तो ये जो आपकी स्टडी है सिविल जज की, ये प्रैक्टिकल स्टडी है, ये पैसिव क्लासरूम स्टडी हरगिज़ नहीं है। इसमें सुबह सोने की बजाय जाकर अदालतों में बैठें, अदालतों में बैठकर चैम्बर ना भी ज्वाइन करें, वहाँ पर अगर जज जो भी प्रोसीडिंग कर रहा है किताब उठाकर बैठ जाएं और उसको क्रॉस करें कि जज क्या आप अदालत में बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते। तो आपको CPC और CRPC नहीं तो बता दिया दैट कोर्ट शैल बी ओपन। अदालतें क्या होंगी? ओपन। और अदालतों के ओपन होने का मतलब क्या है कि कोई भी शख्स अदालत में बैठ के किसी भी प्रोसीडिंग को देख सकता है, क्या वो उसके साथ इन्वॉल्व है या नहीं है, सिर्फ इन कैमरा प्रोसीडिंग के अलावा।
और अगर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट को जज आपसे पूछता है कि भाई आप हैं कौन, तो सिंपल अगर आप इतना बता दें कि जनाब मैं एक सीजे एस्पिरेंट हूँ और जो नॉलेज मुझे आपकी अदालत से मिलता है जनाब मुझे क्लासरूम में नहीं मिला, वो आपको चाय भी पिलाएगा, वो आपको ऑर्डर्स की कॉपीज़ भी देगा और आपको पूरे तरीके से सपोर्ट भी करेगा। सिर्फ ये चीज़ आपने सीखनी है, तो कोई ऐसा मसला नहीं वहाँ पे। लेकिन करना क्या है, अगर एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा है, आप किताब खोल के बैठ जाएं, जरा हो रही है जी वहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, क्यूएसओ खोल के बैठें कि हाँ जी ये सवाल अलाउड है, ये सवाल अलाउड नहीं है, ऑब्जेक्शन हो रहा है कि ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा, कौन सा क्वेश्चन लीडिंग है, कौन सा क्वेश्चन लीडिंग नहीं है, तब आपको प्रैक्टिकली पता चलेगा कि क्या है मामला और क्या मामला नहीं है। और अगर चैम्बर ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, पहले 2 साल सिर्फ जाएंगे, जनाब वो सीनियर आज सुप्रीम कोर्ट गया है, सीनियर आज उधर गया, तो पहले 2 साल आपने खाली क्या करना है, सीनियर के जो है वो किए पे पानी फेरना और कुछ भी नहीं करना। तो उसकी बजाय आप बेहतर क्या है कि आप बजाय इसके कि चैम्बर ज्वाइन करें, आप कोर्ट ज्वाइन करें, आप प्रोसीडिंग्स को सीखें और केसेस जो है वही आपको मैंने बता दिया। अगर आप लोगों के पास नहीं तो मैं ग्रुप बना दूंगा और आप लोगों को डिफरेंट केसेस दे दूंगा, कंप्लेंट, एफआईआर बेस 22 से 22B। प्रैक्टिकली जब गुजरेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके लिए क्या होती चली जाएंगी, आसान होती चली जाएंगी। तो ये चीज़ पहले क्लियर हुई। यहाँ पर फोकस क्या होगा, अब इस पेपर ने एक चीज़ हमारे लिए और आसान कर दी है। अगर ये पैटर्न हुआ फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, बट ये पैटर्न नहीं होगा। अगर ये ना भी हो तो हमने इस तरह तैयारी करनी है कि हमारा मेन फोकस हमेशा माइनर एक्ट्स के ऊपर होगा। उसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, 200+ सेक्शंस हैं इसके। ऑन द अदर साइड रेंटेड प्रेमिसेस के सेक्शन तो 30 के करीब है, वेटेज दोनों की बराबर है। तो जब वेटेज दोनों की बराबर है तो हम इस बार उसने चेंज किया कि कॉन्ट्रैक्ट के 3 क्वेश्चंस दिए और रेंटेड प्रेमिसेस का कितना क्वेश्चन दिया उसने, 1 दे दिया। बट जनरल ये होता है कि एक क्वेश्चन आपने रेंटेड प्रेमिसेस से करना होता है और एक कहाँ से करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो जब दोनों की वेटेज बराबर है तो हम ये क्यों ना देखें कि इसके सेक्शन भी थोड़े हैं, इसके सेक्शन भी थोड़े हैं और इसके सेक्शन भी क्या है, थोड़े हैं। तो लिमिटेशन किस बार हमने एक ही सेक्शन रिकमेंड किया था कि आप सेक्शन 7 करें, और क्वेश्चन ही कहाँ से आया, सेक्शन 7 से आया। तो उसमें है ही क्या, क्वेश्चन 7 ही है। तो एक क्वेश्चन जो डेफिनेट हो कि ये आना ही आना, तो उसको आपने क्या करना है, इंतहाई बेहतरीन तरीके से। और फिर उसने कैसे दिया, सिर्फ ये नहीं दिया कि सेक्शन 7 जिसको आता है वो आ जाए। उसने कहा जी ये बताएं कि सेक्शन 7 की क्लॉज 4 की सब क्लास A और उसके बाद सेक्शन 7 की क्लॉज 4 की सब क्लास B, इन दोनों को ज़रा कंपेयर करके बताएं जनाब क्या है और क्या नहीं है। तो क्या पूछा उसने, एक थॉरोली जिसने उसको स्टडी किया, याद किया, पिन पॉइंट पढ़ा, वो बंदा कामयाब, दूसरा बंदा वहाँ पे कामयाब नहीं हो सकता। बट फिर भी हमारा जो फोकस होगा वो किन के ऊपर होगा, पहले माइनर एक्ट्स के ऊपर। और माइनर एक्ट्स को हमने बिल्कुल इस तरह करना है कि इसमें कोई भी चीज़, इसमें कोई गुंजाइश हमारे पास ये ना हो कि हम कोई सेक्शन क्या, इवन इसका जो आखिर पे होता है कि जी सेक्शन लास्ट के रूल मेकिंग की पावर, उसमें यहाँ तक सवाल आया, सेक्शन 28 का एक सवाल आया कि आप बताएं कि हाई कोर्ट किन हवाले से रूल मेकिंग कर सकते हो और कहाँ पे वो रूल मेकिंग, जिसने वो चीज़ पढ़ी थी उसके लिए क्लियर, जिसने नहीं पढ़ी उसके लिए क्लियर नहीं हुआ। तो ये हो गया हमारा पेपर 1। हम अभी जो स्टार्ट करेंगे, हम एक सब्जेक्ट लेकर चलेंगे सिविल लॉ का और एक सब्जेक्ट लेकर चलेंगे हम क्रिमिनल लॉ का। डेली बेस पर हमारे 2 मेन लॉ के सब्जेक्ट चलेंगे और एक सब्जेक्ट डिफरेंट डेज के हवाले से हमारा कौन सा चलेगा, उर्दू, इंग्लिश और जीके। अल्टरनेटिव डेज़ पर हम इनको लेकर चलेंगे 4 दिन के लिए, यानी कि जो फर्स्ट 4 डेज़ होंगे उसमें हमारे दिन में 3 सब्जेक्ट्स होंगे और जो सेकंड 2 डेज़ फ्राइडे होगा हमारा लास्ट डे होगा वीक का, उसमें हम सिर्फ लॉ पढ़ेंगे, हम ये सब्जेक्ट उसकी तैयारी नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास जनाब सिविल लॉ 2 है जिसमें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब एक मेजर एक्ट जो हमारा पहला आया वो आया हमारा CPC, जो कि कहाँ पर आया, सिविल लॉ 2 के अंदर। उसके बाद कोर्ट फ़ी है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, कोर्ट फीस है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को मैं SRA लिख रहा हूँ। और उसके बाद इसके अंदर हमारा लैंड रेवेन्यू एक्ट और रूल्स, लैंड रेवेन्यू एक्ट है और एक्ट के साथ साथ क्या चीज़ें हैं जनाब, हमारे रूल्स हैं। ये हमारा सेकंड पेपर है। अब इसमें भी देखें, कोर्ट फी हमारे पास माइनर की सूरत में है, SRA माइनर है और लैंड रेवेन्यू के रूल्स का सेपरेट क्वेश्चन आता है और ये है माइनर में। तो 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं, हर एक पेपर में 3 क्वेश्चंस। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटेम्प्ट कर लें तो 2 क्वेश्चन पे कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो हमने करना ही क्या है कि हर पेपर में आने वाले जो माइनर एक्ट्स हैं उनके लिए हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, बट जो मेजर होगा उसको भी हमने समझना है क्योंकि इंटरलिंक्ड है। जब तक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर समझ नहीं आएगा तब तक आपको SRA समझ नहीं आएगा।
अब कोर्ट फीस को कैसे समझेंगे जब तक आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना कर लें। तो ज़रूरी वो भी है, बट ज़रूरी कब है कि जब आप इन चीज़ों को पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी तरफ फोकस करेंगे। बट इनिशियली हमने क्या करना है, फोकस किसके ऊपर होगा, माइनर्स के ऊपर होगा। अब यहाँ पर भी हमने क्या करना है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, एटलीस्ट इसके जितने मुकदमे हैं हमें सब की प्लेट्स फाइल करना आती हैं। वैसे होना तो ये चाहिए कि हम हर मुकदमे की फ़ाइल एक बार पढ़ लें, जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। सूट फॉर कैंसलेशन, डिक्लेरेशन, हम एक एक मुकदमा फ़ाइल करें और उसको समझें। तो कोशिश मेरी यही होगी कि यहाँ पर इस दौरान में अगर इसके डिफरेंट मुकदमे आते तो आपके ग्रुप्स की सूरत में जो डिफरेंट ग्रुप्स से करवाए जाएँ, आपके साथ क्या किए जाएँ, शेयर ज़रूर किए जाएँ, ताकि आप उसको एटलीस्ट पढ़ लें। अदरवाइज़ इसकी प्लेंट भी पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी। प्लेंट्स में आपके साथ ऑन द वेरी फर्स्ट डे जब ये सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा तो शेयर कर दूँगा। क्रिमिनल की तरफ चले जाएँ जनाब। क्रिमिनल में हमारे पास पीपीसी है, सीआरपीसी, दो तो मेजर आ गए। पीपीसी आ गया, उसके बाद सीआरपीसी आ गया, फिर इसके अंदर जेजेएसए, और फिर उसके बाद पुलिस का ऑर्डर और पुलिस के रूल्स। ये यहाँ पर अब जो प्रीवियस सिलेबस था उसमें तो कुछ इस तरह वो कर रहा था कि 40 मार्क्स और 40 मार्क्स और यहाँ पर 20 मार्क्स। इस बार क्या आएगा वो कल पता चल जाएगा कि इस बार क्या वो इसी चीज़ को फॉलो करता है या अटेम्प्ट एनी 5 की तरफ चला जाता है। यहाँ पर भी सीआरपीसी में जनरल जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके प्रैक्टिकल होते हैं कि जी आप चार्ज फ्रेम करके बता दें। पीपीसी में प्रोपोजिशन दे के बताता जी बताएं विच ऑफेंस इज़ मेड आउट। इसी तरह जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, ये इसका सबसे आसान पोर्शन है। अब ये चीज़ें क्योंकि हमने पढ़ी नहीं होती हमें मुश्किल लगती हैं, बट ये बहुत ही आसान है। अगर आप इसको समझ के पढ़ेंगे तो पुलिस ऑर्डर और रूल्स इतने मुश्किल आपके नहीं हैं। एक मैं सिंपल सी चीज़ आपको बता दूं यहाँ पे कि जिसने इस कानून को सही तरह तफसील से पढ़ के समझ लिया उसके लिए ये और ये बहुत आसान हो जाएगा। ना सिर्फ ये आसान होगा बल्कि सबसे बड़ी बला कौन सी है जी, सबसे बड़ी बला पेपर की। इस बार जो पेपर दे रहे उनसे पूछिएगा हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, इसके वॉल्यूम 1 से लेकर 4 तक, ये सबसे बड़ी मुसीबत लोगों को लगती है। जिस दिन आपने सिविल प्रोसीजर को समझ के पढ़ा, इसका वॉल्यूम 1 वैसे का वैसा आपको आ गया। जिस दिन सीआरपीसी को समझ के पढ़ लिया, वॉल्यूम 3 पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये हर चीज़ मैंने पढ़ी हुई है, कोई भी इसमें फ़र्क नहीं है। तो ये जो एक बहुत मुश्किल चीज़ लगती है, इनफैक्ट किसके ऊपर बेस करती है, ये सारी की सारी आपके सीआरपीसी के ऊपर बेस करती है। और इसके अंदर जो बाकी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें क्यूएसओ है, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, क्यूएसओ है, और क्यूएसओ के साथ साथ इसमें क्या चीज़ है जनाब, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, और उसके बाद सिविल कोड ऑर्डिनेंस माइनर एक्ट, जिसके चंद एक सेक्शन हैं सिविल कोड ऑर्डिनेंस के। तो ये आपका लॉ का टोटल सिलेबस है कि जिसमें मेजर एक्ट्स आल दो हम साइड पे रखेंगे, बट उनको समझना ज़रूरी है ताकि हम उनको समझें और बाकी चीज़ों को अप्लाई करना हमें आ सके कि हम उनको किस तरह अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट के अंदर हम एक अपना जो सब्जेक्ट है वो क्रिमिनल लॉ यहाँ से लेंगे, दूसरा जो सब्जेक्ट है हम वो इस पेपर से लेंगे। जब ये सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे। उर्दू की बात करें, इंग्लिश की बात करें, और करते हैं जनाब जीके की बात। उर्दू के हवाले से पहले थोड़ा सा सिलेबस इसका मुश्किल था, अब कुछ आसान हो गया। इसमें एक तो जो मुफ्त के नंबर हैं वो कौन से हैं, वो हैं उर्दू, इंग्लिश, लीगल टर्म्स के। और वैसे भी क्योंकि हमने करना क्या होता है, हमने करना ही यहाँ पर ये होता है कि हम आपको जो पढ़ाते हैं वो उर्दू में पढ़ाते हैं और राइट डाउन किस में करते हैं, इंग्लिश के अंदर करते हैं। तो उसमें अगर आप उर्दू इंग्लिश टर्म्स पहले पढ़ लेंगे तो चीज़ें समझना थोड़ी सी और क्या हो जाएंगी आपके लिए, आसान। और ये मैं कहता हूँ कि उसने सिर्फ वो जो लोग फेल हो रहे थे उर्दू में उनको ये चीज़ एक मुफ्त के नंबर दे दिए, इतना आसान है। 300 टर्म्स है और 10 नंबर कन्फर्म यहाँ से आने ही आने। सबसे आसान तरीन सवाल उर्दू का ये है। उसके बाद इसमें कंपोजिशन एंड ग्रामर है, फिर कंप्रीहेंशन है, कंपोजिशन है, उसके अलावा कंप्रीहेंशन है, और लास्ट जो आपका उर्दू का पेपर है इसमें उर्दू ऐसे है। अच्छा, इसमें भी क्या होता है, हम जब बच्चों को ये सिखाते हैं यहाँ पे कि जी आपको हम टेंसेस से स्टार्ट करवाते हैं, तो थोड़े से बच्चे जो है ना, क्योंकि हम में से हर बच्चा जो वकील बन जाए वो फिर बच्चा नहीं रहता, उसका दिमाग को ख़राब हो जाता है, वो अपने आप को पता नहीं समझने क्या लग जाता है। हाँ, ऐसे ही है ना। तो उसमें इशू क्या है, इशू ये है, टेंसेस आप सबको आते हैं,
मैं अभी आप लोगों को ये कहता हूँ, इंग्लिश में कुछ लिख दें आप लिख देंगे, उर्दू में कुछ लिख दें आप लिख देंगे। और अगर मैं ये टास्क दूँ कि 30 फ़िक्रे पहले उर्दू में लिखें और फिर उस उर्दू की आप क्या करें, ट्रांसलेशन करें अकॉर्डिंग टू द टेंसेस, जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब उसकी पोजीशन का ख्याल रख के एक सिंगल पर्सन भी तमाम सेंटेंस, हाँ ये हो जाएगा। मैं खेलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं खोता हूँ, पंजाबी वाला। पता है ना क्या होता है पंजाबी में या नहीं पता? तो वो फिक्रा तो बन जाएगा, बट एक्चुअल सेंटेंसेस नहीं बनेंगे। तो मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि आप जब तक उसकी प्रैक्टिकली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो समझ नहीं आएगी, उसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ये टर्म्स तो हैं ही हैं, इसको तो साइड पे कर दें। जो आपका कंपोजिशन एंड कंप्रीहेंशन है, उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन के आपके 30-40 नंबर का सवाल आना है, और वो सवाल उर्दू में भी आना है और किस पेपर में आना है, इंग्लिश में भी वो देख सकता है। उर्दू में तो देता ही देता है, इंग्लिश में भी वो आपको एक पैराग्राफ दे सकता है। उर्दू का तो कंफर्म है, वो आपको एक पैराग्राफ या इंग्लिश में देगा उर्दू की ट्रांसलेशन, या उर्दू में देगा इंग्लिश की ट्रांसलेशन, या दोनों पैराग्राफ देगा, उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू। तो ये कब होगा? जब आपके पास ट्रांसलेटिंग स्किल होगी तब। और उर्दू ऐसे, इस पेपर में मैक्सिमम जो लोग हमारे पास फेल होते हैं वो अच्छे इदारों के पढ़े हुए होते हैं। वजह क्या है? उनका जो बैकग्राउंड है उसमें उर्दू है ही नहीं। फॉर एग्जांपल, अब लास्ट टाइम जो हमारे बच्चे थे, एडिशनल सेशन जज के पेपर में मेरे 2 बच्चे एक पेपर में फ़ेल हुए और दोनों उर्दू में फ़ेल हुए। वजह क्या थी? एक बैरिस्टर था और एक लम्ज़ का पढ़ा हुआ था। उर्दू का उनको बैकग्राउंड था ही नहीं, उन्होंने कभी देखा ही नहीं था कि उर्दू होता क्या, ना उनको पता था उर्दू होता है, ना पता था उर्दू होती है। जब तक आपको ये ना पता होगा तो आप क्या कहते? तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि अब ये स्टेज है कि जहाँ पर आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये सबसे निगलेक्टेड पॉइंट होता है जिसको हम आखिर पे ले जाते हैं, और अभी भी रिजल्ट आएगा। आप अगर इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा फिगर्स में बता दूँ, लास्ट टाइम उर्दू और इंग्लिश के पेपर में जो लोग फेल हुए थे, देवर मोर देन दोस्त जो कि लॉ के पेपर में फेल हुए थे। लॉ में पासिंग परसेंटेज फिर भी 20 to 30% थी, और उर्दू इंग्लिश की कंबाइन जब परसेंटेज बनी तो 1-2% पास हुए और बाकी सब लोग क्या हो गए? फेल हो गए। इतनी ज़्यादा फेलवर रेशो थी आपकी उर्दू और इंग्लिश की, 80 to 90% फेलवर रेशो थी। तो अब टाइम है, तो अब करना क्या है? अब ये करना है कि जो उर्दू मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, उनको हो, हूँ, हैं, होते हैं या इस तरह के अल्फाज उनको पता ही नहीं है, नून गुन्ना और नून का फ़र्क नहीं करते, किसी भी चीज़ें को उनका, जैसे बिलावल को कभी आपने उर्दू बोलते सुना? नहीं बोल सकता ना। जो बैकग्राउंड है उसका ऐसा चल रहा है कि वो नहीं बोल सकता। तो फिर उसका हल क्या है? देख के लिखना। पहले महीने में 1-1, 2-2 मजमून क्या करें आप लोग? देख के लिखें। पहले देख के लिखें, फिर याद करके लिख के खुद उसकी गलती चेक करें, और गलती किस तरह की निकालें? हो, हैं, हूँ की गलती आपने निकालनी है। जब तक ये गलती नहीं निकालेंगे तब तक आपकी उर्दू ठीक नहीं होगी। तो ये आपका उर्दू का जो मुश्किल नहीं है, सिर्फ टेक्निकली इसको लेकर चलेंगे तो चीज़ें आप लोगों के लिए क्या हो जाएगी? इंतहाई ज़्यादा आसान हो जाएंगी। इंग्लिश के अंदर जरा आप कंपोजिशन विद ट्रांसलेशन एंड ग्रामर है, आपका कंपोजिशन है, उसके साथ ट्रांसलेशन भी है और ग्रामर। ये करके उसने सिलेबस को बिल्कुल वाइड कर दिया कि उसकी मर्ज़ी है जो चीज़ वो जहाँ से दे दे। और उसके बाद इंग्लिश के पेपर में प्रेसी, कंपोजिशन और ऐसे। प्रेसी है और प्रेसी के साथ उसने कंपोजिशन को भी रख दिया, और कंपोजिशन के साथ उसने रख दिया ऐसे को भी। अब यहाँ की जो चीज़ है ना, ये जो आज तक चला वो ये था कि ईडीएम और पेयर ऑफ वर्ड्स। इस साल जो करेगा हम अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर लेंगे, बट स्टिल जो स्ट्रेटजी है वो ईडीएम एंड पेयर ऑफ वर्ड्स, ये स्ट्रेटजी उसकी चल रही है। हम हर हफ्ते में 20 ईडीएम और 20 पेयर ऑफ वर्ड करेंगे। इंग्लिश के जो 2 दिन होंगे, 10 ईडीएम एक दिन में, 10 पेयर ऑफ वर्ड एक दिन में, और 10 किस दिन में होंगे? सेकंड डे में होंगे। इसी तरह जो इसकी ग्रामर है शॉर्ट सा, जो हम प्रेसी की प्रैक्टिस वो करेंगे, बट ये प्रेसी की प्रैक्टिस उस वक्त हमारी ठीक होगी जब हमारी इंग्लिश टेंसेस के ऊपर कमांड होगी और ट्रांसलेशन स्किल हमारी क्या होगी? आउट क्लास होगी। तो ऑटोमेटिकली ये हमारी प्रेसी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। और ऐसे के हवाले से हम आपको कुछ मल्टी ऐसे दे देंगे, और वही मोस्ट रिपीटेड ऐसे होते हैं जो तकरीबन हर साल वो क्या होते हैं? आ रहे होते हैं। मज़ीद इस बार अभी जब पेपर होगा तो उस पर हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा एक मटेरियल है ये उसका टेस्टिंग पॉइंट चल रहा है कि क्या वो ठीक था या ठीक नहीं था। तो नेक्स्ट वीक तक आपके पेपर कंक्लूड हो जाएंगे। तो इसकी जो फाइनल शेप है कि क्या यही पैटर्न उसने बहाल रखा
या चेंज किया, वहाँ पे पता चल जाएगा। पेयर ऑफ वर्ड्स और ईडियम्स के हवाले से लास्ट ईयर जो आए थे वो किसी भी किताब के अंदर नहीं थे। हमने फिर उसका एक बैंक बनाया था ईडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स का, जिसमें बेसिकली फोकस किया था CSS के ऑल पास पेपर 1971 से लेकर अब तक के जितने भी पास पेपर हैं वो सारे हमने उसमें क्या किए थे, फोकस किए थे। तो उसमें काफ़ी चीज़ों का हमें पता चला कि जनाब क्या चीज़ आती है और क्या चीज़ उसमें नहीं आती। तो उस हवाले से जो आपको ईडीएम और पेयर ऑफ वर्ड जब हम इंग्लिश स्टार्ट करेंगे तो उसका एक एक बैंक मिल जाएगा। वहाँ पर तकरीबन जितने भी, अभी इस बार उसका मज़ीद टेस्ट हो जाएगा कि क्या इस बार के अगर ईडीएम और पेयर ऑफ वर्ड उसमें से आते तो मतलब हमें उसको मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जीके के हवाले से जो आपका पेपर है वो बहुत जनरल होगा, उसमें एवरीडे साइंस, जीके, पाकिस्तान अफेयर और इस्लामियात 4 चीज़ें हैं। एवरीडे साइंस भी है उसमें, उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स भी है, एवरीडे साइंस, पाकिस्तान अफेयर्स और उसके साथ साथ इसके अंदर जनाब जीके और इस्लामियात। लास्ट ईयर उसने 50% पेपर कहाँ से दिया था, पाकिस्तान अफेयर से दिया था। अब इस बार पता चलेगा कि क्या वो करता है। आमतौर पर 50% MCQs और 50% सब्जेक्टिव पेपर होता है आपका जो यहाँ से आता है। अब इन तमाम चीज़ों के साथ साथ कुछ और एसेंशियल चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो कौन कौन सी हैं जनाब? इसमें जो बाकी ज़रूरी चीज़ें हैं जो मेरे नज़दीक 50% प्रिपरेशन उसकी है, जिसका इसके साथ देखा जाए तो ताल्लुक़ नहीं है, बट मैं कहता हूँ कि डायरेक्टली वो इसके साथ रिलेटेड है। और वो क्या है? नंबर 1, आपकी हैंड राइटिंग बहुत से भी ज़्यादा मैटर करती है। कैसे मैटर करती है जनाब? एक जनरल कंसेप्ट जो इस स्टेज पर आप लोगों का बन जाता है वो ये बन जाता है कि जी इस लेवल पे ना तो कोई ग्रामर देखता है और ना कोई हैंड राइटिंग देखता है। अभी कुछ दिनों बाद फिर मेरे पास पेपर आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। आपको शायद पता होगा कि मैं पढ़ाता हूँ सिविल सर्विसेज एकेडमी और पैस कैंपस, जहाँ पर CSP इनिशियल ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद फिर DMG ग्रुप ट्रेनिंग करता है। एक बैच में 200+ बच्चे होते हैं हमारे पास। सिंगल बच्चा ऐसा नहीं होता जिसकी हैंड राइटिंग वीक हो। अब क्या समझ आई इससे? उससे समझ ये आई कि अगर हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती तो 200 बच्चों में से किसी एक की हैंड राइटिंग तो कमज़ोर होती है और वो पास होके आ जाता। और अगर कोई ऐसा बच्चा आता है वो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है कि वो अट्रैक्ट कर रहा होता है। अदरवाइज़ जो पहली अट्रैक्शन है वो आपकी हैंड राइटिंग है। दूसरा, जितने बच्चे होते हैं कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसकी इंग्लिश ग्रामर वीक हो। और मैं कहता हूँ कि ये 50% आपकी तैयारी है। अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और इंग्लिश ग्रामर इस लेवल की है कि आप दिए गए किसी भी कंसेप्ट, किसी भी पैराग्राफ, अपने जहन में मौजूद किसी भी बात को प्रॉपर तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं तो आपकी तैयारी 50% हो गई। मैक्सिमम लोग कंसेप्ट क्लियर होता है बट उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है और उस क्लियर कंसेप्ट को आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, उसका तो फ़ायदा ही नहीं है। तो अपनी पूरा फोकस हैंड राइटिंग और इंग्लिश ग्रामर स्किल्स के ऊपर आपको होना चाहिए और इंग्लिश की बेसिक स्किल्स। पर्टिकुलरली मैं बार बार इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ, उर्दू का पेपर, इंग्लिश का पेपर डायरेक्टली और ये भी डायरेक्टली उसी के ऊपर प्रोपोर्शनल है। क्योंकि जब आप इंग्लिश राइटिंग में अच्छे होंगे, ग्रामर में अच्छे होंगे, हमने यहाँ पर जो आपको पढ़ाना है वो उर्दू में पढ़ाना है। उर्दू में पढ़ाने का मतलब ये है कि लिखा तो इंग्लिश में ही होगा बट कंसेप्ट क्लियर कैसे करना है हमने आपको। पूरा पाकिस्तान इसी ट्रांसलेशन मेथड पे चलता है। आपको समझ ही इस तरह आएगी जब मदर टंग में आपको समझाया जाएगा। फिर उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? जब आपको राइटिंग स्किल आती होगी तब आप उसको एक्सप्रेस कर सकेंगे। आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, क्रेमिंग की तरफ जाना नहीं पड़ेगा। तो वो सब कुछ किसके ऊपर बेस करता है? इसके लिए राइटिंग के लिए नीचे आप जाएंगे तो मैंने एक जो है वो कुछ बुक्स अवेलेबल करवा दी हैं प्रैक्टिस के लिए, 4 लाइन वाली। उसका क्या फ़ायदा होगा कि आपकी सिमेट्रिकल राइटिंग होगी तो बेहतरीन हो जाएगा। उसके बाद जहाँ तक बात है इंग्लिश का, तो जो हमारे पहले 2 दिन होंगे हफ्ते के, हम उसमें बेसिक इंग्लिश स्टार्ट करेंगे जिसको ऑलमोस्ट 2 मंथ के अंदर हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये पढ़ाने से इसलिए नहीं आएगी कि जो चीज़ें मैंने पढ़ानी है वो सारी आपको आती हैं। तो फिर कैसे आएगी? जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी हैं जिनको मैं यहाँ पे रिवाइज़ करवाऊँगा, आप उनको अप्लाई करके जिस दिन आएंगे और दिखाएंगे जनाब ये देखें मैंने इसको अप्लाई कर लिया है, ये मैंने एक्सरसाइज इसकी हल, उसमें ये नहीं कहना कि सर
ये चीज़ तो इंग्लिश में है ही नहीं, पेपर में नहीं आती। अगर मैं आपको एक्टिव वाइज पढ़ाऊँ, पैसिव वाइज पढ़ाऊँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊँ, कंडीशनल सेंटेंस, तो आगे से बच्चों को जवाब होता है सर ये तो पेपर में नहीं आना, आप क्यों पढ़ा रहे हैं। अल्लाह के बंदे, जब तक आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज नहीं आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आएंगे, आपको कंडीशनल सेंटेंस नहीं आएंगे, आप ऐसे कैसे लिखेंगे, प्रेसी कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन का जवाब लिखेंगे किस तरह। ये सारी चीज़ें आती होंगी तो क्वेश्चन का जवाब लिखा जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी तो फिर आप क्वेश्चन का जवाब नहीं लिख सकते। तो ये जनाब हमारा तैयारी का यहाँ पे तरीकाकार होगा। डेली टेस्ट इसलिए नहीं ले रहे कि उसमें टाइम बहुत ज़ाया हो जाता है। टेस्ट वीकली होगा, असाइनमेंट डेली होगी, और असाइनमेंट आपने एक स्टेप मुझसे आगे चलना है। मुझसे पढ़ाने से पहले आपने वो चीज़ पढ़नी है, समझनी है, और जो आपको समझ आए आपने उसको वन लाइनर की सूरत में, असाइनमेंट की सूरत में अपने उस पर लिख कर आना है। और जो लॉ हम ख़त्म करेंगे उस लॉ का यहाँ पर एक छोटा सा ओरल कंपटीशन ऑन द स्पॉट होगा, जिसमें सिर्फ मैंने सेक्शन और बेसिक कंसेप्ट पूछने हैं। आपको सेक्शन फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। यहाँ पर जो कंपटीशन होगा फाइन बेस होगा, उसमें जो जीतेगा वो सुल्तान और जो हारेगा वो होगा मेज़बान। एक मेहमान और एक कौन होगा, मेज़बान। मैंने अपनी जेब से तो पैसे नहीं लगाने ना, आप लोगों की फ़ीस से तो सिर्फ बिल भरूँगा, किराया दूँगा। तो आप लोगों में से जो जीतेगा वो क्या होगा, मेहमान बन जाएगा, और जो हारेगा वो क्या होगा, मेज़बान बन जाएगा। तो हर शख्स जे ऐसे पढ़ा है, जिस दिन ख़त्म हो आपको पहले से पता चल गया कि आपने उसके क्या करने हैं, सेक्शन याद करने हैं। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि इवन हर शख्स को खड़ा करके उससे सेक्शन लिखवाए जाए या सुने जाए। जो ज़्यादा सुनाएगा, जो ऊपर वाले आधे होंगे वो जो होंगे मेहमान, और नीचे वाले आधे क्या होंगे, आपके मेज़बान होंगे, ताकि आप लोगों के जो रिफ्रेशमेंट का बंदोबस्त है वो हम आपकी जेब पर ही करें, आपकी अय्याशी करवाएंगे आप लोगों के पैसों पे। लेकिन उसमें क्या होगा कि ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी क्या होती चली जाएंगी, आसान। और एक चीज़ मैं अभी से बता दूँ, अगर किसी के जहन में ये है कि मुझे कुछ आता है, ख़ास तौर पे ये तबका, नोट्स छुपा लेने, किताबें छुपानी, नॉलेज छुपाना, किसी को ना बताना कि वो पढ़ के आगे निकल जाएगा और मैं किधर रह जाऊंगा, पीछे। मैं इस स्टूडेंट की सोच के इंतहाई सख्त तरीन ख़िलाफ़ हूँ। ये वो सोच है कि इस सोच वाला स्टूडेंट आपको कभी ज़िंदगी में कामयाब नज़र नहीं आएगा। मैं अपनी क्लास में वो बंदा था कि अगर मुझे कुछ समझ आ जाती तो मेरे पेट में दर्द होता था जब तक मैं क्लास में जाके 10 बंदों को बता ना देता। और कोई दिन ऐसा नहीं था कि जब कभी क्लास में टीचर ना हो और मैं डेस्क पे खड़ा ना हूँ। अक्सर लोग जो नए आते थे या कोई नया स्टूडेंट कभी आ जाता था तो वो समझता था कि ये टीचर है। मैं टीचर नहीं था, पर वो मुझे क्या समझते थे, मैं क्लास का उनका स्टूडेंट ही था। बट क्या था, मुझे ये शौक़ था कि जैसे ही टीचर नहीं है, क्लास लेट है, कुछ है, मैं खड़ा हो गया, हाँ जनाब कल पढ़ा था ये, आज ये पढ़ना है, इसका ये मतलब है, ये मतलब है। बहुत सी चीज़ें वैसे ही क्या हो जाती हैं, क्लैरिफाई हो जाती थी, चीज़ें समझ आ जाती थी। तो अपने अंदर ये चीज़ लेकर आए। जिस दिन आप ये चीज़ लेकर आ जाएंगे कि जो नॉलेज आपके पास है आप उसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे, अपने नोट्स लोगों के साथ शेयर करेंगे, उस दिन आप क्या हो जाएंगे, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। मुश्किल नहीं है, बट इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तैयारी का नाम है। हर शख्स जो हमारे पास यहाँ पे आता है उसकी ज़िंदगी की यही ख्वाहिश होती है कि मैंने जज बनना ही बनना है। बट उस ख्वाहिश के लिए जो एफ़र्ट्स हैं वो बहुत से भी कम लोग करते हैं। अगर आप एफ़र्ट करेंगे, अकॉर्डिंगली करेंगे, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंशाल्लाह आपको जज बनने से रोके। बट एफ़र्ट करेंगे, पता चले कि आपने कुछ किया है जनाब। यहाँ पे अगर कोई सवाल आप लोग पूछना चाहते हैं तो इस सिलेबस के हवाले से, पेपर पैटर्न के हवाले से, किसी और चीज़ के हवाले से, तो वो भी आप पूछ सकते हैं जी।